जैसा कि आपको याद होगा कि हम अभी तक संस्कृतिकरण के बारे में जान रहे थे और हमने संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में पिछली 2 कक्षाओं में जाना और समझने का प्रयास किया। आशा करती हूँ जो कुछ भी आपने मुझसे सुना उसे समझा होगा, उस पर मनन किया होगा और अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप बेझिझक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने प्रश्न डाल सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं पुनः दोहरा दे रही हूँ उन विशेषताओं को जो कि संस्कृतिकरण से संबंधित हैं। पहली विशेषता जिसके बारे में हमने जाना था वो थी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरी विशेषता जो कि संस्कृतिकरण की रही वो थी संस्कृतिकरण की इकाई समूह है। याद होगा आपको कि यहाँ हमने विशेष तौर पर इस बात पर बल दिया था कि व्यक्ति अगर स्वयं अपनी जातिगत स्थिति में परिवर्तन करके उच्च परिस्थिति की मांग करे तो वो संभव नहीं है, ना ही कोई परिवार विशेष ऐसा करे तो भी संभव नहीं है। ये स्थिति तभी संभव हो पाएगी जबकि यह कार्य किसी समूह के द्वारा किया गया हो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं निम्न जातियों से संबंधित है संस्कृतिकरण। चौथी विशेषता जिसके बारे में हमने जाना था वो ये था कि संस्कृतिकरण जनजातियों से संबंधित है। पांचवी विशेषता जिस पर हमने ध्यान दिया था वो ये था कि संस्कृतिकरण पदमूलक परिवर्तन है। इसको याद रखना इसलिए आवश्यक है कि कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप संस्कृतिकरण क्या संपूर्ण संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करता है, तो वहाँ आप लिखेंगे कि संस्कृति की प्रक्रिया के द्वारा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और यह नीचे आ जाती है, परंतु ये एक पदमूलक परिवर्तन का ही सोपान तक सीमित है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आता, व्यवस्था यथावत बनी रहती है समाज की। ठीक है। और इसके बाद हमने छठवीं विशेषता को जाना था कि ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, 2 वे प्रोसेस है, कि जहाँ निम्न जातियाँ उच्च जातियों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं वहीं दूसरी और निम्न जाति से भी उच्च जातियाँ कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करती हैं। सातवीं विशेषता जिसके बारे में हमने जाना था वो था विचारधारा ग्रहिता प्रक्रिया। दैट मीन्स आइडियोलॉजी को भी स्वीकार किया जाता है निम्न जातियों के द्वारा जब वो अनुकरण प्रक्रिया को अपनाती हैं। इसके बाद हमने आठवीं विशेषता को जाना था वो था अग्रिम सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या होता है इस तथ्य से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि सामाजिकरण का जो अध्याय है वो मैंने आपको बहुत विस्तार से आपकी पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान हैं और इसके बाद हमने बात की थी कि संस्कृतिकरण कोई नवीन अवधारणा नहीं है, यद्यपि इसके बारे में पुनः जो चर्चा की है बहुत विस्तार से वो एम.एन. श्रीनिवास ने की है, परंतु ये पुरातन प्रक्रिया है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। फिर 11वीं विशेषता जिसे हमने जाना था वो था निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा। 12वीं विशेषता हमने जानी थी प्रबल जाति का अनुकरण। हमने इसके बाद ये भी जाना था कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति समाज में जातिगत परिवर्तन करके उच्च परिस्थिति प्राप्त कर ले, परंतु साथ में उसका आर्थिक स्तर भी उतना ही ऊपर हो जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है। आज हम बात करेंगे संस्कृति के महत्वपूर्ण उदाहरण की। तो देखते हैं, हम 1-2 उदाहरणों की बात करते हैं। पहला, श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक एवं आधुनिक उदाहरण दिए हैं। किस पुस्तक में? सोशल चेंज इन इंडिया। अब संस्कृतिकरण की ऐतिहासिक घटनाएं, तो के.एम. पणिकर की मान्यता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही सच्चे एवं वास्तविक क्षत्रियों का अंतिम नंद वंश समाप्त हो चुका था। इसके बाद सभी राज परिवार अक्षत्रिय जाति से संस्कृतिकरण द्वारा बने हैं। दूसरा, ये कहा गया कि शूद्रों ने अर्वाचीन काल में अनेक राज परिवारों को जन्म दिया।
बंगाल के पाल भी संस्कृतिकरण द्वारा निम्न जाति से ऊपर उठे थे। और एक बात और कहेंगे कि भाटों एवं चारणों का काम निम्न जातियों के लिए कल्प कथाएं गढ़कर वंशावली संबंधी कड़ियाँ बनाकर वैध क्षत्रिय सिद्ध करना होता है। इसी प्रकार से संस्कृतिकरण की जो आधुनिक घटनाओं की बात कही जाती है तो वो कही जाती है कि गुजरात के बारिया संस्कृतिकरण के द्वारा अपने आप को पाटीदारों के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। रेड्डी, मराठे और पड़याची क्षत्रिय जाति का दावा करते रहे हैं। और इसके अलावा पश्चिम भारत में भील, मध्य भारत के गोंडों और ओरावों एवं हिमालय के पहाड़ी लोग जो कि जनजातियां हैं, हिंदी जातियों का अनुकरण करके ऊपर उठना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम आज एक नया पहलू देखेंगे संस्कृतिकरण का और उसके बारे में गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे सोर्सेज एंड प्रमोटिंग फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन। ठीक है, संस्कृतिकरण के स्रोत एवं प्रोत्साहन के कारक। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो संस्कृतिकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, आर्थिक कारक। श्रीनिवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कारकों, कर्मकांड, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थानों, मंदिरों आदि ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। ऐसा श्रीनिवास का मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कर्मकांडों, ब्राह्मणों के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिर आदि ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। और श्रीनिवास ने यह भी कहा है कि जब कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्रोच्चारणों को पृथक कर दिया जाए तब ब्राह्मणों के संस्कार अस्पृश्य जातियों सहित सभी को अनुकरण करने के लिए उपलब्ध हो गए। ठीक है, तो महानगरों, नगरों, मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों पे भजन मंडलियों, रामलीलाओं, हरि कथा आदि ने जन समुदाय में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों तथा विश्वासों का प्रचार और प्रसार किया। ये स्थान संस्कृतिकरण के उत्तम स्रोत के रूप में सहायक बने। तो पहला जो संस्कृतिकरण का कारक रहा वो क्या था? रिलीजियस फैक्टर, धार्मिक कारण। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या रहा? सामाजिक सुधार आंदोलन। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, गांधी जी के द्वारा हरिजनों के लिए किए गए सुधार आंदोलनों ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तेज किया और निम्न जातियों की परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए देश के विभिन्न भागों में समय समय पर किए गए प्रयासों का प्रभाव संस्कृतिकरण पर विशेष रूप से पड़ा। ठीक है, अब हम इसके बाद तीसरा कारण जानेंगे, राजनीतिक कारक। संस्कृतिकरण को संभव बनाने के लिए राजनीतिक कारक हैं। राजनीतिक व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था, राजा या शासक की जाति, कानून, नवीन संविधान, ये सारे सम्मिलित फैक्टर्स थे जिन्होंने एक साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरीके से? आप इसे समझिए, मान लीजिए कोई निम्न समूह का राजा है या शासक निकट आ जाता है और राजनीतिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, तो निम्न समूह क्षत्रिय संस्कृति का अनुकरण कर लेता था और कुछ पीढ़ियों बाद वह स्वयं को क्षत्रिय मानने लगता था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक कारक की कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आवश्यक नहीं है कि संस्कृतिकरण आर्थिक उन्नति का एक पैरामीटर है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर है जो मोटिवेट करता है संस्कृतिकरण के लिए। तो पिछले कुछ वर्षों से व्यवसायों की बहुलता में जो आप वृद्धि देखते हैं,
और जाति प्रथा के जन्मजात व्यवसायों में जो प्रतिबंध पहले थे पूर्व काल में, उसमें परिवर्तन आया है। इससे अनेक निम्न जातियों ने अपने अस्पर्श पेशों को त्याग कर पवित्र व्यवसायों को अपनाया है। पहले ये माना जाता था कि जो मोची का काम है, दैट मीन्स जो जूते बनाने का काम है, वो सिर्फ शूद्रों का है। चमड़े को जानवर के शरीर से निकालने का काम सिर्फ शूद्रों का है। आज ये देखने में आता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को, किसी भी कार्य को कर सकता है। तो अन्य निम्न जातियों ने भी अधिक लाभ वाले व्यवसायों का चयन करके अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च जातियों के समान उन्नत किया है। इससे निम्न जातियों ने आर्थिक अवसरों एवं सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन के तरीकों को उच्च जाति के अनुरूप ढाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम पांचवी विशेषता की बात करते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनी है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर संस्कृताइजेशन। वो है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। तो देश में नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण अधिकांश जनसंख्या ग्रामों से नगरों की ओर आ गई है ना। ये बात आप भी जानते हैं, जो प्रवास हुआ है नगरों की तरफ, और नगरों में जातीय भेदभाव ग्रामों की तुलना में, गाँव की तुलना में बहुत कम देखने को मिलता है। तो कल कारखानों में सभी जातियों के लोग व्यवसाय करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। इससे निम्न जातियों पर जातीय बंधन शिथिल होने लगे, ढीले होने लगे, और निम्न जातियां नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों में अपनी जाति छुपाकर उच्च जाति का नाम रख लेते हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत समय पूर्व की बात है, थोड़ा सा आपके विषय से ये अलग नहीं है, लेकिन संस्कृतिकरण एक सहज प्रक्रिया नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। दूसरी बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि ये जो जातिगत भेदभाव है, ये यद्यपि शहरों में गाँव की अपेक्षाकृत बहुत कम है। हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, हम कंपैरिजन करें कि गांव में अधिक है जातिगत भेदभाव या शहरों में अधिक है, तो शहरों में गांव की अपेक्षाकृत तो बहुत कम है। परंतु इसका, मेरी इस बात का ये तात्पर्य कदापि मत निकालिएगा कि शहरों में जातिगत भेदभाव कम है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कम अगर सिर्फ हम शहरों की बात करें तो ऐसा नहीं है। आज भी यू वुड बी सरप्राइज, आप हैरान होंगे कि महानगरों में आज भी जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। मुझे याद है 2007 की बात है, इंडिया टुडे या किसी और मैगज़ीन में, एग्जैक्टली मुझे मैगज़ीन का नाम ध्यान नहीं है, मैंने एक लेख कहना चाहिए या एक चर्चा पढ़ी, जहाँ पर एक महिला पत्रकार ने, बेंगलोर की थी और वो जाति से शूद्र जाति की रहीं, या जिसे आप एससी, अभी संविधान में जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, उस जाति से वो सरोकार रखती थी। तो उन्होंने लिखा कि मैं, जबकि बेंगलोर में स्पेशली नाम इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि वो आईटी शहर माना जाता है। आईटी शहर का मतलब ये औद्योगिक शहर माना जाता है, जहाँ विकास तीव्रतम गति से हो रहा है। तो जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा तो सामाजिक जो कुंठाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो मनोवृत्तियाँ हैं और जो पूर्वाग्रह हैं, उनमें भी अवश्य परिवर्तन होगा ही होगा, ऐसा हम मानते हैं। परंतु ऐसा होगा ही होगा, ये कई बार देखिए, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे और आप पेपर पढ़ेंगे ना सोशल रिसर्च का, तो हम एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, प्राकल्पना। उस प्राकल्पना में हम बात करते हैं, प्राकल्पना क्या होती है, किसी भी एक बहुत लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में आप पूर्व में एक इमेजिनेटरी रिजल्ट आप निकालते हैं, आप पूर्व कल्पना करते हैं कि ये जो मेरा विषय है इसका अनुमानतः रिजल्ट ये होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? तो ये जो इमेजिनेटरी जो आपका रिजल्ट है,
ये हमेशा सच होता है ऐसा नहीं है। जब आपका वास्तविक रिजल्ट निकलेगा तो वो आपकी कल्पना आंशिक रूप से सत्य सिद्ध होती हैं, पूर्णतः सत्य सिद्ध होती हैं या पूर्णतः असत्य सिद्ध होती हैं, ये समय बताता है, रिजल्ट बताएगा जो वास्तविक रिजल्ट है। तो जैसे आज मुझे कहा जाए आधुनिक शहर के बारे में अध्ययन करने के लिए, तो और ख़ासकर जो शहर आर्थिक रूप से बहुत अधिक उन्नति कर सके हैं, तो मैं ये दावे से कहना चाहूँगी कि नहीं आर्थिक रूप से उन्नति की है तो इसका मतलब यह है कि जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं और परंपरागत जो पूर्वाग्रह हैं जिनसे मानव विकास अवरुद्ध होता है, जातिगत भेदभाव की जो बात है वो बहुत कम हो गई होगी। तो ऐसा नहीं है। आप आज भी, तो जिस पहले मैं पत्रकार की बात आपको कर रही थी, तो वो पत्रकार बड़ी भयभीत थी और उन्होंने लिखा बाकायदा, इस बात को बताया कि जब कभी मेरे दरवाजे की बैल बजती है, जिसे हम डोर बैल कहते हैं, तो मेरा मन भयभीत हो जाता है कि मेरे मकान मालिक को मेरी वास्तविकता तो नहीं पता चल गई कि मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हूँ। दैट मीन्स मैं निम्न जाति से संबंध रखती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जाति छिपाई थी, उन्होंने अपनी स्वयं की जाति उच्च जाति बताई थी। क्यों बताई? विवशता थी कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी उनको कोई भी अच्छा घर किराए पर नहीं मिल रहा था उनकी निम्न जाति होने के कारण। तो उन्नति के तमाम दावों के बावजूद भी ये वास्तविकता है, कम हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जड़ों से समाप्त हो गई है नहीं है। आप अगर मेरी बात से थोड़ा भी अगर आपको शंका है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप यूं ही, क्योंकि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपको अवश्य मेरी बात को चेक करना चाहिए कि मैं इस बात को सही कह रही हूँ गलत। आप कभी किराए का मकान लेने जाएं और जब आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा तो आप अवश्य बताइएगा कि आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस जाति के हो, और उसके बाद ही आगे की बातचीत की जाती है। ठीक है? तो ये एक ऐसा कटु सत्य है जिसको हम लाख नकारना चाहें, हम ये कहना चाहें कि नहीं ऐसा नहीं है, परंतु वास्तविकता और पीड़ाजनक तथ्य तो ये है कि आज भी ये भारतीय समाज की बहुत बड़ी त्रासदी है। और मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि अगर ये जातिगत त्रासदी नहीं होती तो भारत की जो उन्नति की गति है वो कहीं बहुत अधिक तीव्र होती। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बात की थी नगरीकरण औद्योगिकीकरण की। इसमें भी कहीं कोई शंका नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो संस्कृताइजेशन को जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है आधुनिक शिक्षा। जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा पद्धति भेदभाव से परे मानव की बात करती है और वो मानव के भीतर वो विश्वास जागृत करने की चेष्टा करती है जिससे मानव अपने आप को किसी भी स्तर पर किसी दूसरे से कम ना आके। ठीक है, अब इसके बाद हम सातवीं जो फैक्टर है, सातवां फैक्टर है जिसके बारे में बात करेंगे वो है संचार और यातायात के साधन। तो जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिए संचार एवं यातायात के साधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये स्वाभाविक तौर पे जब लोग साथ में एक दूसरे के सफ़र करते हैं, साथ में आते जाते हैं, तो ये स्वभावतः कहीं ना कहीं इंटीमेसी भी डेवलप होती है। इंटीमेसी डेवलप ना भी हो, मैं एक्चुअली इस चीज़ को हम अस्वीकार कर देते हैं इंटीमेसी वाली बात को, तो कम से कम एक दूसरे से, आप मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं, पूरी बस भरी हुई है, आपको पता चलता है आपके पास कोई निम्न जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या आप उस सीट से उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे ना, बिल्कुल नहीं उठेंगे। तो हमारे जो प्रलोभन है, हमारे जो स्वार्थ है ना, वो बड़ा परिस्थितिजन्य भी होते हैं।
तो जब धीरे 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 आप उस वो कंटिन्यूटी रहती है और धीरे धीरे आपकी मानसिकता और विचारधारा में परिवर्तन सहजता से नहीं होता, उसमें समय लगता है, लेकिन वो परिवर्तित अवश्य होती है। किस अंश तक होगी ये वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो इसके बाद हम कल की कक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट, आज तो हमने जाना ये सब, उसके बाद हम बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो कल की कक्षा में हम मिलते हैं और आशा करती हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कल की कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।